22 अगस्त 2016 तेलुगु सुपरस्टार पवन कल्याण के एक फैन की लड़ाई हो जाती है जूनियर एनटीआर के फैन से। ये लड़ाई वर्बली शुरू होती है, फिर फिजिकल टर्न हो जाती है एंड अल्टीमेटली इस लड़ाई में मौत हो जाती है विनोद कुमार। पवन कल्याण का ये फैन विनोद कुमार मेंबर था एक कास्ट बेस्ड आउटफिट का जिसका नाम है कप्पू नाडू। विजयवाड़ा के श्री चैतन्य कॉलेज में स्टूडेंट्स अपने आप को डिवाइड करते हैं इनटू डिफरेंट बैचेस स्पेसिफिकली बेस्ड ऑन देयर रिस्पेक्टिव कास्ट। चौधरी बैच, नायडू बैच, रेड्डी बैच। और इन सारे बैचेस के जो मैस्कट्स या फिर आइकन्स होते हैं वो होते हैं तेलुगु फिल्म के स्टार्स जो उन्हीं की कास्ट से बिलोंग करते हैं। आंध्र प्रदेश में एक गांव है जिसका नाम है ओंगोले और इस गांव में सिर्फ और सिर्फ चिरंजीवी पवन कल्याण की फैमिलीज की फिल्मों को ही सेलिब्रेट करा जाता है। और वो क्यों? क्योंकि गांव में रहने वाले मेजॉरिटी लोगों की कास्ट और पवन कल्याण चिरंजीवी की फैमिली की कास्ट सेम है। टॉलीवुड के अर्ली इयर्स में यानी कि द इयर्स बिटवीन 1930 अप अंटिल 1950s औरतों के लिए फिल्मों में एक्टिंग करना स्टिग्मेटाइज था और ये बोला जाता था कि अपर कास्ट की औरतें फिल्मों में काम नहीं करती। तो इस केस में उस दौरान की फिल्मों में हीरोइन कास्ट किसको किया जाता था? एक दलित एडजेसेंट देवदासी कम्युनिटी थी जो आउटकास्ट थी फ्रॉम अपर क्लास अपर कास्ट सोशल नॉर्म्स। और इस कम्युनिटी का नाम था बोगम। क्योंकि ये निचली जात के कंसीडर करे जाते थे इसलिए इस कम्युनिटी की औरतों को आइडियल माना जाता था उस टाइम के उस दौर की फिल्मों में हीरोइन बनाने के लिए। आज तक तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में एक भी डोमिनेंट दलित फिल्म डायरेक्टर नहीं है और साथ ही आज तक तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी दलित एक्टर सुपरस्टार नहीं बना और अगर गलती से बन भी गया तो उसका सुपरस्टारडम बहुत लंबे टाइम तक सस्टेन नहीं हो पाया। अगर ये सब सुन के आप हैरान हैं तो फिर आगे वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूं इन डिटेल वो सुनकर आप शेल शॉक्ड रह जाएंगे। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट फिल्म इंडस्ट्री है बाय रेवेन्यू साइज और थर्ड लार्जेस्ट फिल्म इंडस्ट्री है बाय द नंबर्स, बाय द वॉल्यूम ऑफ फिल्म्स प्रोड्यूस्ड। आज की डेट में इस इंडस्ट्री से आने वाली पैन इंडिया फिल्म्स को हेवीली मार्केट करा जाता है कल्चरली रूटेड और साथ ही कल्चर को प्रिजर्व करने वाली फिल्में बताकर। लेकिन असलियत में इस पूरी की पूरी इंडस्ट्री की फाउंडेशन बेस्ड है ऑन एक्सट्रीम कास्टिज्म। कौन हीरो बनेगा, कौन सुपरस्टार बनेगा, कौन राइटर बनेगा, कौन प्रोड्यूसर बनेगा, कौन डायरेक्टर बनेगा और कौन सिर्फ सेट्स पे पानी पिलाएगा और झाड़ू पोछा मारेगा। ये सब तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में टैलेंट के मेरिट पे नहीं होता बल्कि हमेशा से ही कास्ट के बेस पर होता आया है। सो मच सो कि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री दुनिया की सबसे प्रोमिनेंट डायनेस्टिकली कंट्रोल्ड फिल्म इंडस्ट्री बताई जाती है। तो कास्टिज्म तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में आया कब और कैसे? वो कौन सी 4 से 5 डोमिनेंट कास्ट्स हैं और उन कास्ट की कौन सी 4 से 5 डोमिनेंट फैमिलीज हैं जो एक आयरन फिस्ट की तरह तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को गेट कीप करती है? कैसे फॉर डेकेड्स सिस्टेमिकली दलित्स को तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में दबाया गया है? क्या होता है एक आउट ऑफ रूलिंग कास्ट एक्टर के साथ जब वो बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर हिट फिल्में देने लग जाता है? कैसे द सो कॉल्ड नीची जाति के एस्पायरिंग एक्टर्स और फिल्म मेकर्स को अपना सरनेम छुपाना पड़ता है या फिर बदलना पड़ता है टू गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी? तेलुगु एक्टर्स को जो हमेशा से भगवानों की तरह पूजा गया है उसके पीछे असली रीजन क्या है? और क्या ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन आज के टाइम पे भी इंडस्ट्री में विजिबल और फंक्शनिंग है या फिर अब चीजें फाइनली बदल रही हैं? इन सारी की सारी शॉकिंग एंड एक्सट्रीमली माइंड बॉगलिंग चीजों के बारे में आज बात करेंगे और जो भी आपने आज तक तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के बारे में सुना था या सोचा था वो सब बदल जाएगा। बट बिफोर आई मूव अहेड इन द वीडियो आई वांट टू मेक अ कपल ऑफ थिंग्स वेरी वेरी क्लियर। इस वीडियो का ओनली इंटेंट है एजुकेशनल। इस वीडियो में मैं जिन चीजों के बारे में बात करूंगा वो सोर्स करी गई है फ्रॉम ऑलरेडी पब्लिश्ड मीडिया न्यूज और साथ ही एकेडमिक फिल्म रिसर्च पेपर से। इस वीडियो का पर्पस किसी भी कास्ट को कॉल आउट करने का या फिर किसी भी कास्ट को बड़ा या छोटा बताने का बिल्कुल भी नहीं है। तो ये वीडियो होने वाली है एक्सट्रीमली शॉकिंग, माइंड बॉगलिंग एंड थॉट प्रोवोकिंग। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं ऑनेस्टली सेइंग ओपिनियंस। तो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री कास्टिज्म में एंट्रेंस्ड क्यों है ये समझने के लिए समझना होगा कि कास्टिज्म जिसका फिल्म इंडस्ट्री से कुछ लेना देना ही नहीं होना चाहिए वो इस इंडस्ट्री में आई कब और कैसे। तो इसकी शुरुआत होती है आजादी के पहले से। हैदराबाद के निजाम्स और मद्रास प्रेसिडेंसी के ब्रिटिश रूल के अंडर आंध्र प्रदेश की जो किसान कम्युनिटीज थी उनको बहुत ही जेनरस लैंड ग्रांट्स मिलते थे इन एक्सचेंज ऑफ देयर ओन कल्टिवेटिंग लैंड्स। फिर आजादी के बाद होता है ग्रीन रेवोल्यूशन और इस रेवोल्यूशन में सबसे ज्यादा फायदा होता है आंध्र प्रदेश की 2 किसान कम्युनिटीज को और ये कास्ट थी कामा कास्ट और रेड्डी कास्ट। इन्होंने अपनी लैंड वेल्थ को कैपिटल में कन्वर्ट किया और फिर इस कैपिटल को डाइवर्ट कर दिया टुवर्ड्स मल्टीपल बिजनेसेस और उन बिजनेसेस में से एक बिजनेस था सिनेमा। इन दोनों कास्ट के नाम याद रखना, वीडियो में आगे पता चलेगा क्यों। अब इसके बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कास्ट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, कैसे फंक्शन करता है वो समझना होगा। प्रीडोमिनेंटली 5 कास्ट्स हैं जो इस पूरी की पूरी इक्वेशन का पार्ट है। ब्राह्मण्स, कप्पूस, कामास, रेड्डीज एंड दलित्स। अब सरनेम्स और टाइटल्स अलग अलग हो सकते हैं लेकिन कास्ट प्रीडोमिनेंटली यही 5 हैं। आजादी के बाद ब्राह्मण्स की कास्ट डोमिनेट करती थी ऑलमोस्ट हर कल्चरल
इंस्टीट्यूशन को इंक्लूडिंग सिनेमा। फिर 1950 से 1960 के बीच आंध्र प्रदेश के नेबरिंग स्टेट यानी कि तमिलनाडु में शुरू होती है द्रविडियन मूवमेंट। इस मूवमेंट की अंडरलाइंग पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस थी एंटी ब्राह्मणिकल, और इस मूवमेंट का यही एंटी ब्राह्मणिकल सेंटिमेंट तमिलनाडु से आ जाता है आंध्र प्रदेश में। और कल्चरल इंस्टीट्यूशंस पे ब्राह्मण अथॉरिटी को जो आंध्र प्रदेश में एग्जिस्ट करती थी उसको खाली चैलेंज ही नहीं करता बल्कि इरोड करने लग जाता है, इंक्लूडिंग द ब्राह्मण कंट्रोल ओवर तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री। 1930 से लेकर 1950s तक तेलुगु फिल्मों में ब्राह्मण्स की मोनोपोली, टॉप पोजीशंस ऑफ पावर इन फिल्म मेकिंग में यही एग्जिस्ट करते थे। यही हीरोज थे और यही डायरेक्टर्स, यही प्रोड्यूसर्स थे और यही राइटर्स। कामा और कप्पू कास्ट के बंदे हीरोज नहीं बनते, वो होते थे कॉमेडियंस, विलेंस या फिर स्टंटमैन, यानी कि उनकी कास्ट के बेस पर उनको हीरो का साइड किक ही दिखाया जाता था। अब सिंस उस टाइम उस दौर में ब्राह्मण सबसे अपर कास्ट थी तो इनकी फिल्म्स हेवीली शोकेस करती थी और इनफैक्ट प्रमोट करती थी अपर कास्ट एस्थेटिक्स को। फॉर एग्जांपल संस्कृत बेस्ड डायलॉग्स एंड मिथोलॉजिकल सब्जेक्ट्स। तो ब्राह्मण बन गए हीरोज, राइटर्स, डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स। कामा और कप्पू कास्ट वाले बन गए हीरो के साइड किक्स। तो अब बचे रेड्डीज, और रेड्डीज करते क्या थे? रेड्डीज सिनेमेटोग्राफर्स और डायरेक्टर्स भी थे, लेकिन मेजरली दे केम इन विद द मनी एज द प्रोड्यूसर्स। इनके पास पैसा था फिल्में बनाने का। तो उस टाइम भी ब्राह्मण्स और रेड्डीज हैंड इन हैंड चला करते थे। फिर तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में होता है द इनक्रेडिबली हिस्टोरिक एंड अनफॉरगेटेबल राइज ऑफ नंदमुरी तराकार रामाराव यानी एनटीआर का। एनटीआर कामा कास्ट से बिलोंग करते थे एंड स्टार्टेड विद वेरी माइनर रोल्स इन द इंडस्ट्री, लेकिन मात्र 7 साल में अपने डेब्यू के अंदर अंदर ये बन गए तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े मेगा स्टार। इस टाइम एनटीआर वाज द फर्स्ट कामा इन एन इंडस्ट्री व्हिच वाज प्रीडोमिनेंटली रूल्ड बाय ब्राह्मण्स एंड रेड्डी। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में जो कास्ट बेस्ड डायनामिक्स थे, एनटीआर के राइज ने उन डायनामिक्स को हमेशा के लिए चेंज होने पे मजबूर कर दिया। एनटीआर ने अपनी 1977 की सुपर हिट फिल्म दाना वीरा सूरा कर्णा में दुर्योधन और कर्ण के ये दो कैरेक्टर्स को जो अब तक तेलुगु सिनेमा में ब्राह्मण्स एज विलेंस पोर्ट्रे करते आए थे, उनको डीपली सिंपैथेटिक और सॉफ्ट लाइट में पोर्ट्रे करते हैं। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं बल्कि एक डेलिबरेट काउंटर नैरेटिव था अगेंस्ट हुम, अगेंस्ट द ब्राह्मण्स ऑर्डर ऑफ टेक्स्ट इन तेलुगु सिनेमा। अब जहां एक तरफ एनटीआर ने कामा कास्ट के लोगों को एकजुट करना शुरू कर दिया था, वहीं दूसरी तरफ कप्पू कास्ट के पास एनटीआर के स्टैचर का एक मैग्नेटिक सुपरस्टार नहीं था। और इस रियलिटी को चेंज किया चिरंजीवी के अराइवल ने। आजकल ये जो मास टेम्पलेट, मास ये मास वो की बात होती रहती है ना, ये शुरुआत करने वाले ही चिरंजीवी थे। और वो कैसे? मेजरली बाय प्लेइंग हीरो कैरेक्टर्स जो वर्किंग क्लास का है, रॉ है एंड रफ अराउंड द एजेस है। और यूजुअली ये मासेस का हीरो फाइट करता दिखता है फ्यूडल ऑपरेशन को बाय द अपर कास्ट। अब चिरंजीवी के रूप में दलित और बाकी बैकवर्ड कास्ट के पास एक ऐसा एक्टर आ गया था जो उनको सिनेमैटिकली रिप्रेजेंट करता था और एलिवेट करता था। और कप्पूस के पास चिरंजीवी के रूप में अब एक ऐसा एक्टर था जो उनकी कास्ट को खाली सिनेमैटिकली ही नहीं बल्कि एक्चुअली रियल लाइफ में भी एलिवेट करता था, बिकॉज चिरंजीवी वाज अ कप्पू हिमसेल्फ। अब यहां से शुरू हो चुका था द एक्चुअल एंड ऑफ ब्राह्मण कंट्रोल ओवर तेलुगु सिनेमा। लेकिन एट द सेम टाइम एक और वॉर भी छिड़ गया था, और वो वॉर था बिटवीन द कप्पूस एंड द कामास। 1980s से लेकर 1990s के टाइम के बीच पीक पे थी एनटीआर चिरंजीवी राइवलरी, और इस राइवलरी को एज अ प्रॉक्सी वॉर बिटवीन द कास्ट वॉर्स ऑफ कप्पूस एंड कामास भी माना गया था। इस टाइम पूरी की पूरी सिटीज डिवाइड हुआ करती थी चिरंजीवी और एनटीआर की फैन टेरिटरीज में, और जो फैन वायलेंस थी वो बहुत कॉमन थी। अब ये जो कप्पूस और कामास की 2-वे कास्ट डोमिनेंस तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में चल रही थी, इसको 3-वे डोमिनेंस बनाया द अराइवल ऑफ रेड्डीज ने, बाय प्लेइंग द की रोल ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड फाइनेंसर्स। And this meant that Reddy's had ultimate control over the films and the stories through the films that were being told. और ऐसे इन तीनों कास्ट ने, कप्पू, कामा और रेड्डीज ने मिलकर ब्राह्मण के कंट्रोल को तो खत्म किया है, लेकिन साथ ही इन्होंने मिलकर बैनिश कर दिया हर उस कास्ट को जो कास्ट हायरार्की में इनसे नीचे आते थे। एंड दीज वर मेनली दलित्स एंड अदर बैकवर्ड कास्ट्स। बॉलीवुड में नेपोटिज्म है और ये हर किसी को नजर आता है, लेकिन तेलुगु इंडस्ट्री की सोल और हार्ट ही नेपोटिज्म है। और यहाँ कोई छोटा मोटा नेपोटिज्म नहीं है कि खाली इसको रोल दिला दिया या फिर उसको रोल दिला दिया, क्योंकि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म एक डायरेक्ट और शेमलेस एक्सटेंशन है ऑफ द कास्ट नेटवर्क्स। इन टोटल 5 फैमिलीज हैं जो पूरी इंडस्ट्री की प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंसिंग, एग्जीबिशन और टैलेंट पाइपलाइंस को डेकेड से कंट्रोल करती आई हैं और आज भी कर रही हैं। इंडस्ट्री से ये फैमिलीज नहीं है, इन फैमिलीज और इन कास्ट से ये इंडस्ट्री है। एनटीआर फैमिली कामा, अकिनेनी फैमिली कामा, चिरंजीवी पवन कल्याण फैमिली कप्पू, अल्लू फैमिली कप्पू कास्ट रिलेटेड, कृष्णा महेश फैमिली कामा। नेपोटिज्म तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री का वो पेड़ है जिसकी जड़ें कास्टिज्म है। तेलुगु वेटरन एक्टर चंद्रमोहन ने कहा था कि इंडस्ट्री में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन जो नए एक्टर्स, राइटर्स और डायरेक्टर्स हैं, अगर वो पावरफुल कास्ट के नहीं होते तो उनको अपॉर्चुनिटीज मिलती ही नहीं है। एंटी कास्ट एक्टिविस्ट और राइटर दिव्या कंडकुरी ने बोला था कि कास्ट सरनेम्स प्री सोल्ड ब्रांड इक्विटी है तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में। इसका मतलब है कि जो पावरफुल फैमिलीज हैं, पावरफुल कास्ट से जो बिलोंग करती हैं, उनके बच्चे जब लॉन्च होते हैं सिनेमा में तो उनके पास एक ऑडियंसेस का बहुत बड़ा प्री एग्जिस्टिंग सेट पहले ही होता है। टैलेंट हो या ना हो, दे विल हैव अ फैन बेस रेडी टू चीयर फॉर देम इवन बिफोर देयर
डेब्यूज, और साथ ही इनकी फैमिली की कास्ट की वजह से इन्हें गारंटीड स्क्रीन्स और सिंपैथेटिक मीडिया कवरेज भी मिलती है पोस्ट देयर फिल्म रिलीज। और इन डोमिनेंट कास्ट के बाहर से कोई और कास्ट से अगर आके हीरो बन जाए, उसकी फिल्म हिट हो जाए, तो उसका क्या हाल होता है ये मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं, एंड माइंड यू दिस एग्जांपल विल शॉक यू। साल 2000 में एक तेलुगु फिल्म आती है, फिल्म का नाम होता है चित्रम, और ये फिल्म बन जाती है एक ब्लॉकबस्टर हिट। इस फिल्म के हीरो का नाम था उदय किरण, और ये ब्राह्मण कास्ट के थे, और इनका कोई भी दूर दूर तक कनेक्शन नहीं था व्हाटसोएवर विद द कप्पू एंड द कामा डायनेस्टीज। और अपनी इस ब्लॉकबस्टर हिट के बाद उदय किरण बैक टू बैक 4 और सुपर हिट कमर्शियल फिल्म देते हैं। अब उदय किरण का राइज होता है, मीटियोरिक राइज होता है, और कप्पू और कामा डायनेस्टीज इसको एक एक्सेप्शन मानने लग जाती है। फिर उदय को प्यार हो जाता है चिरंजीवी फैमिली की एक बेटी से, और इनकी एंगेजमेंट भी पक्की हो जाती है। लेकिन बहुत ही जल्द ये एंगेजमेंट और ये रिलेशनशिप टूट जाता है अंडर अननोन सर्कमस्टांसेस। फिर इस ब्रेकअप के ऑलमोस्ट इमीडिएटली बाद उदय किरण के पास फिल्मों के ऑफर आने बंद हो जाते हैं। जो पहले से फिल्में उनकी शूट हो रही थी, कुछ दिन शूट करके वो बंद हो जाती हैं और कंप्लीटली शेल्फ कर दी जाती है। प्रीटी मच उदय किरण को इंडस्ट्री से आउटकास्ट कर दिया जाता है ओवरनाइट विदाउट एनी गुड रीजन। इसी के चलते उदय किरण डिप्रेशन में चले जाते हैं एंड इवेंचुअली कमिट suicide on the 5th of January 2015 at an age of 33 years। और उदय किरण की इस हालत का सबसे बड़ा रीजन माना गया इंडस्ट्री में एग्जिस्टिंग कास्ट गेट कीपिंग का। दलित और बहुजन समाज आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की लगभग 22% पॉपुलेशन है, लेकिन तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में इन लोगों को भी एब्सोल्युटली पावरलेस और आइसोलेट कर रखा है फ्रॉम द पोजीशंस ऑफ पावर। आज तक इंडस्ट्री में देयर आर नो दलित स्टूडियो हेड्स, नो मेजर दलित प्रोड्यूसर्स, नो दलित डायरेक्टर्स विद कंसिस्टेंट मेन स्ट्रीम एक्सेस, और किसी भी दलित एक्टर ने आज तक टॉप पे अपना करियर सस्टेन कभी किया ही नहीं। 1930 से लेकर 1950s तक टॉलीवुड में हीरोइंस एक दलित सबकास्ट, एक दलित एडजेसेंट सबकास्ट जिसको बोलते थे बोगम, उनसे ली जाती थी, क्योंकि उस टाइम पर अपर कास्ट की औरतों का एज एक्ट्रेसेस इन द फिल्म्स एक्ट करना स्टिग्मेटाइज था। लेकिन जब ये स्टिग्मा टूटा और अपर क्लास की औरतें एज एक्ट्रेसेस आने लगी तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में, तो बोगम कास्ट की औरतों को जो अभी तक हीरोइन थी इन फिल्मों में, उनको ओवरनाइट ही निकाल दिया गया, आउटकास्ट कर दिया गया। द स्वाडल मैगजीन की एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में ये लिखा गया था कि टॉलीवुड रिलाय तो करता है दलित और बहुजन वर्कफोर्स पर, लेकिन कप्पू और कावा कास्ट की स्ट्रिंजेंट गेट कीपिंग ने दलित्स को स्ट्रिक्टली सेट कंस्ट्रक्शन, लाइटनिंग रिग्स, कॉस्ट्यूम प्रिपरेशन, केटरिंग, ट्रांसपोर्ट, सिक्योरिटी और क्लीनिंग जैसी जॉब्स में, छोटी जो जॉब्स जिनको माना जाता है, उनमें फंसाया हुआ है। द फर्स्ट एवर एंड ओनली दलित सुपरस्टार ऑफ टॉलीवुड जो आज तक रहे हैं, वो रहे हैं एक उदय बाबू, और इनका करियर भी इंडस्ट्री में होने वाली कास्ट पॉलिटिक्स के चलते ज्यादा दिन टॉप पे सस्टेन नहीं कर पाया था। मल्टीपल रिसर्चेस में ये भी पॉइंट आउट किया गया है कि जो दलित तेलुगु एक्टर्स होते हैं, वो अपना सरनेम या तो बदल लेते हैं या तो उसको छुपा लेते हैं, ताकि उनको एक्सेस मिले इक्वल अपॉर्चुनिटी के लिए और उनके अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ना हो। द न्यूज मिनट के 2019 के एक आर्टिकल में तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के एक अननेम्ड डायरेक्टर ने बोला था कि लोअर कास्ट वाले सरनेम वाले एक्टर्स का सुपरस्टार बनना तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट इंपॉसिबल है। इनफैक्ट द प्रोड्यूसर्स एंड द एक्टर्स अपोज दिस आइडिया। ही आल्सो एडेड टू दिस एंड सेड कि तेलुगु ऑडियंस को प्रोग्रेसिव कास्ट रिप्रेजेंटेशन वाली फिल्में वही पसंद आती हैं जो तमिल लैंग्वेज में बनती हैं, अगर वो तेलुगु में बने तो उनको पसंद नहीं आती। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एंड सोशल साइंसेज ने एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग रिसर्च करी थी तेलुगु सिनेमा। इस रिसर्च का नाम था दलित रिप्रेजेंटेशन इन तेलुगु सिनेमा फ्रॉम नॉन दलित फिल्म मेकर्स, और इस रिसर्च की फाइंडिंग्स एग्जैक्टली वही हैं जो हम हर दूसरी तेलुगु फिल्म में देखते हैं, और वो फाइंडिंग्स थी कुछ ऐसी। दलित्स को तेलुगु फिल्मों में ऑप्रेस्ड और अपर कास्ट के हीरो को उनका मसीहा बताया जाता है। यह अपर कास्ट का मसीहा लोअर कास्ट के बेचारों को बचाएगा और उनकी डिग्निटी को रिस्टोर करेगा। दलित कैरेक्टर्स को तेलुगु फिल्मों में मोर देन ऑफन फटे कपड़ों में रहने वाला और गरीब गांव वाला दिखाया जाता है, व्हाइल अपर कास्ट के हीरोज को रिलेटिवली एजुकेटेड, सोफिस्टिकेटेड बताया जाता है। इंटरकास्ट लव स्टोरीज को डूम्ड बताया जाता है इंस्टेड ऑफ चैलेंजिंग दिस सोशल स्टिग्मा। कास्ट बेस्ड हीरो फिल्म्स का भी एक डॉक्यूमेंटेड पैटर्न नोट किया गया है। फॉर एग्जांपल फिल्म्स लाइक इंदिरा एंड नरसिम्हा नायडू, ये दोनों फिल्में सेलिब्रेट करती हैं द टिपिकल कामा कप्पू हीरो आर्केटाइप। साल 2024 में सेज जर्नल की एक रिसर्च ने ये नोट किया था कि दलित फीमेल्स का जो कैरेक्टर होता है तेलुगु फिल्म्स में, उनकी कहानियों में या तो कंप्लीटली एब्सेंट होता है, और अगर एक दलित फीमेल का कैरेक्टर फिल्म की कहानी में होता है तो उसको बेचारी हालात की मारी एंड इन नीड ऑफ रेस्क्यू दिखाया जाता है। 2021 में आई एक फिल्म नारप्पा ने तेलुगु सिनेमा में एग्जैक्टली इस रिप्रेजेंटेशन ऑफ दलित विमेन को चैलेंज किया था। तेलुगु सिनेमा में कास्ट पॉलिटिक्स और क्राइम भी एक ही वेवलेंथ में हैंड इन हैंड ऑपरेट करते देखे गए हैं। एनटीआर ने साल 1982 में बनाई टीडीपी यानी कि तेलुगु देशम पार्टी, और मात्र 8 महीनों में आफ्टर मेकिंग दैट पार्टी ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश। एनटीआर का ये असेंशन टू पावर इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम की हिस्ट्री में फास्टेस्ट है आज तक। एंड हाउ वाज इट मेड पॉसिबल यू आस्क? बाय कास्ट ड्रिवन फिल्म फैन बेसिस ऑफ कामा
कास्ट। चिरंजीवी ने साल 2008 में बनाई प्रजा राजयम पार्टी। पवन कल्याण लीड करते हैं जनसेना पार्टी को। ये मल्टीपल आर्टिकल्स में ऑथर्स ने छापा है, लिखा है कि ये एक्टर्स या एंटरटेनर्स नहीं है, ये कास्ट पावर ब्रोकर्स हैं जो सिनेमा को यूज करते हैं एज अ लॉन्च पैड। सोच के देखो, पॉलिटिकल पावर प्रोटेक्ट करती है फिल्मों को, सब्सिडीज, एग्जेम्पशंस लैंड फॉर स्टूडियो, फिल्म रिलीज के दौरान पुलिस प्रोटेक्शन और फिल्म रिलीज के दौरान सेंसर बोर्ड पर प्रेशर, ये सब पॉलिटिकल पावर से आता है। और दूसरी तरफ फिल्मों का स्टारडम इन हीरोज का पुश देता है इनके वोट बैंक्स को। और इन सब में कॉमन करेंसी क्या देखी गई है? द कास्ट सिस्टम। मूवी आर्टिस्ट एसोसिएशन MAA ये प्राइमरी ट्रेड बॉडी है रिप्रेजेंटिंग तेलुगु फिल्म एक्टर्स। और यहां पे भी जो कहने को तो एक प्रोफेशनल बॉडी है, लेकिन यहां भी कास्ट पॉलिटिक्स ने हर चीज को तहस नहस कर रखा है। NTR फैमिली का फैन बेस हैज बीन रिपीटेडली डॉक्यूमेंटेड एज कंप्लिसिट्स इन कास्ट मोटिवेटेड वायलेंस। फॉर एग्जांपल सुंदूर मैसेकर 1991 वाला, और साथ ही द कंबम पड़ू के। लेकिन सिंस यहां बात NTR फैमिली की हो रही है तो इंडस्ट्री में से किसी में भी कुछ भी बोलने का दम नहीं था। यह भी नोट करा गया कि इन्हीं स्टार्स की फिल्में मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को सर्व और एंटरटेन तो करती हैं, लेकिन जब इन मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज पर अत्याचार होते हैं, एट्रोसिटीज होती हैं, तो कोई भी स्टार, प्रोड्यूसर या फिर डायरेक्टर सामने आके खुले में कुछ नहीं बोलता। साल 2022 में आई थी SS राजामौली की ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR। जूनियर NTR कामा कास्ट के हैं और रामचरण कप्पू कास्ट के। इन दोनों का फिल्म में साथ में आना सेलिब्रेट करा गया था एज द कमिंग टुगेदर ऑफ टू कास्ट बेस्ड फिल्म फैन बेस राइवल्स। लेकिन इस फिल्म में बिहाइंड द सीन्स जो बड़े बड़े सेट बनाए गए, जितनी भी मेहनत मुशक्कत हुई, लेबर जॉब्स करी, वो किसने करी? दलित और बहुजन। और एग्जैक्टली इसी कम्युनिटी की ऑन द स्क्रीन रिप्रेजेंटेशन या फिर रिप्रेजेंटेशन इन द फिल्म्स पावर स्ट्रक्चर बिल्कुल जीरो। तेलुगु स्टार्स के फैन क्लब्स एक सिंपल सी कम्युनिटी ऑफ शेयर्ड अप्रिसिएशन नहीं होते। इनको मल्टीपल ओकेजन्स पे आइडेंटिफाई करा गया है एज कास्ट आइडेंटिटी ग्रुप्स एंड पॉलिटिकल फुट सोल्जर्स एंड इनफैक्ट अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ वायलेंस। और यही वायलेंट फैन क्लब्स कोई नई चीज नहीं है। ये रैबिड फैन क्लब्स 1970s और 80s से एग्जिस्ट करते आ रहे हैं तेलुगु इंडस्ट्री में। द न्यूज मिनट की साल 2019 की लैंडमार्क इन्वेस्टिगेशन में यह बताया गया कि ये जो सो कॉल्ड रैबिड फैन क्लब्स हैं, ये लड़ाई झगड़ा, थिएटर्स में तोड़फोड़ और सोशल मीडिया पे धड़ल्ले से गाली गलौज तो करते ही हैं, लेकिन ये साथ ही अपने आप को सेल्फ अपॉइंटेड गार्डियन भी समझते हैं अपने फेवरेट सुपरस्टार का, क्योंकि जस्ट बिकॉज वो उनकी कास्ट से बिलोंग करता है। ये एग्जैक्टली वही फैन क्लब्स हैं जिनको मैं आज से नहीं पिछले 2 साल से कॉल आउट करता आ रहा हूं। कोई भी रिव्यूअर अगर इनके फेवरेट स्टार की फिल्म को ट्रोल करता है और बकवास फिल्म को बकवास कहता है, तो ये उनको जिंदा जला देने के और साथ ही डेथ थ्रेट्स देते हैं उनकी फैमिलीज को। मार्च 2026 में लेजेंडरी तेलुगु फिल्म सिनेमेटोग्राफर छोटा के नायडू ने एक एक्सप्लोसिव इंटरव्यू दिया और टॉलीवुड में होने वाले कास्टिज्म के बारे में ओपनली बात करी। और इस इंटरव्यू के बाद ये इंडस्ट्री के पहले ऐसे सीनियर सिनेमेटोग्राफर बने जो एक पोजीशन ऑफ पावर में हैं और ओपनली इस कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये सब जो मैंने आपको थ्रू आउट द वीडियो बताया, ये सुनने के बाद वन मस्ट थिंक कि क्या तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में एंटी कास्ट फिल्में भी एग्जिस्ट करती हैं? तो हाँ, कुछ डेयरिंग एंटी कास्ट फिल्में भी बनी है। फॉर एग्जांपल मालपिल्ला 1938, रंगास्थलम 2018, पलासा 1978 जो आई थी साल 2020 में, उपेना 2021, लव स्टोरी 2021, श्रीदेवी सोडा सेंटर साल 2021 एंड दशहरा साल 2023। नो डाउट एक जेन्युइन प्रोग्रेस देखी गई है, लेकिन इस प्रोग्रेशन में फिल्म अकेडमिया ने बहुत सारी लिमिटेशंस को भी पॉइंट आउट किया है। फॉर एग्जांपल मोस्ट एंटी कास्ट फिल्म्स आर मेड बाय नॉन दलित फिल्म मेकर्स एंड डायरेक्टर्स। इन एंटी कास्ट फिल्मों की डिस्ट्रीब्यूशन और एग्जीबिशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कौन कंट्रोल कर रहा है? कामा कप्पू डायनेस्टीज, जो इनको कभी उतना एक्सपोजर देती ही नहीं जो ये डिजर्व करती हैं। ये फिल्में क्रिटिकली अक्लेम तो हो जाती हैं, लेकिन व्हेन कंपेयर टू मास एंटरटेनर्स इन फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पुल कुछ भी नहीं होता, जिसकी वजह से मैसेज सिर्फ कुछ ही लोगों के बीच में दब के मर जाता है। फिल्में कास्ट बेस्ड मैसेज कन्वे तो करना चाहती हैं, लेकिन कमर्शियल प्रेशर के चलते फिल्म के अंदर इंक्लूड करना पड़ जाता है मास मसाला, फॉर एग्जांपल आइटम सॉन्ग्स एंड अननेसेसरी फाइट सीन्स, जो पूरे के पूरे मैसेज को कहीं ना कहीं डिसॉल्व कर देते। तो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में जो ये कास्टिज्म का इतना जबरदस्त मेनेस है, ये जो चैलेंज है, इसका सोल्यूशन क्या है? तो फिल्म अकेडमिशियंस ने ये कुछ सोल्यूशंस बताए हैं जो प्रोबेबल हो सकते हैं। दलित और बहुजन समाज इतना पैसा इकट्ठा कर ले कि वो इंडस्ट्री स्केल पे आ जाए। पावरफुल फिल्म फैमिलीज जो कंट्रोल करती है फाइनेंसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एग्जीबिशन ऑफ फिल्म्स इन द तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री, उनकी जो पावर है उसको कंसोलिडेट करने के बजाय उसको डिसॉल्व करके अलग लोगों में बांटा जाए, या तो फिर अल्टीमेटली सरकारी यानी कि स्टेट लेवल इंटरवेंशन हो, इस पूरे के पूरे नेक्सस को तोड़ा जाए। बट सैडली ऐसा होता हुआ कुछ भी इन द नियर फ्यूचर दिख तो नहीं रहा है। हाँ, एंटी कास्ट एक्टिविज्म तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में काफी वोकल हो गया है इस कास्टिज्म में जो टॉलीवुड में होता है, लेकिन लेट्स बी ऑनेस्ट कि इससे कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं। इस वीडियो के लिए रिसर्च करते हुए मैं भी हर स्टेप पे शॉक हुआ था। नो डाउट तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में अच्छी फिल्में भी बनती हैं, लेकिन तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री का जो फाउंडेशन स्टोन है वो कास्टिज्म है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, एंड दिस इज व्हाट आई हैव शोन यू इन दिस वीडियो। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के पढ़े लिखे भाई बहनों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप तक ये वीडियो पहुंचे तो आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। वीडियो को कंक्लूड करने से पहले मैं एक बार और बोल देता हूं कि ये वीडियो मैंने किसी भी कास्ट को
को बड़ा या छोटा, आगे या पीछे बताने के लिए नहीं बनाई। सारी की सारी रिसर्च जो मैंने आपको दिखाई है इस वीडियो में, जो बातें मैंने करी है वो एकेडमिक पेपर से ली गई है और बहुत सारे न्यूज मीडिया आर्टिकल से ली गई है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको डाल दूंगा, वहां से आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो को उतारने के लिए इन द कमिंग डेज मेरे पे प्रेशर भी आ सकता है। अगर ऐसा कुछ होता है और मुझे वीडियो उतारनी पड़ती है तो मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट के द्वारा बता दूंगा। तब तक के लिए कमेंट सेक्शन इज ओपन, आपका क्या कहना है वहां पे जाके अपना ओपिनियन डालिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। मामा मियां लजाने पप्पी, बाय बाय।